जो 70 टू 80% बच्चे होते हैं वो फेल इसीलिए होते हैं सीए फाउंडेशन में। तो बच्चे दूसरी तरफ ऐसे भी होंगे जिनका रिवीजन क्या और क्लासेस भी खत्म नहीं हुई होगी, क्या है करना कैसे है, एक स्ट्रेटेजी ही नहीं होगी, एक प्लान ही नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रन पारेख एंड मैं सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। एंड यार इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं जो लास्ट 90 डेज रह रहे हैं आपके May 25 अटेम्प्ट के लिए सीए फाउंडेशन के लिए, उसमें आप कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले है ना थोड़ी बहुत जनरल टॉक करने थे। जैसे ये ना बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनका सिलेबस जो है ना सीए फाउंडेशन May 25 के लिए वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा या हो चुका होगा और रिवीजन भी वो लग चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे दूसरी तरफ ऐसे भी होंगे जिनका रिवीजन क्या और क्लासेस भी खत्म नहीं हुई होगी, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, करना कैसे है, एक स्ट्रेटेजी ही नहीं होगी, एक प्लान ही नहीं होगा, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। एंड यार बहुत सारे बच्चे जो 70 टू 80% बच्चे होते हैं वो फेल इसीलिए होते हैं सीए फाउंडेशन में कि उनको पता ही नहीं होता लास्ट के जो थोड़े बहुत दिन रह जाते हैं 2-3 महीने, उसमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या प्लान रखना है। तो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट सब्जेक्ट की। देखो भाई समझो, जो आपका अकाउंट का सिलेबस है ना उसमें एटलीस्ट 70 टू 80% वही सिलेबस है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने 12th स्टैंडर्ड्स के बोर्ड्स के टाइम। तो आपको उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है एंड बहुत ही आसानी से आप उन चीज़ों को कवर भी कर लोगे। हम बात करेंगे उनकी जो 30 टू 20% जो सिलेबस नया है आपके लिए वो कैसे करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बात करते हैं ये ना कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको पहले करने चाहिए रिवीजन में भी, या फिर अगर आपकी स्टडीज पूरी नहीं हुई तो उसमें भी आपको वो चैप्टर्स पहले करने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि वेटेज ज़्यादा रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसका वेटेज अराउंड 6 to 5 मार्क्स है। एंड देन आता है चैप्टर नंबर 3 BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरी, चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, चैप्टर नंबर 6 जो कि है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो इन सारे चैप्टर्स का अगर आप वेटेज देखोगे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता चलेगा कि 30 नंबर से लेकर 35 नंबर तक इन 4-5 चैप्टर से कवरेज रखा है आईसीए के एग्जाम में। देन इन चैप्टर्स को करने के बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 7 सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर 8 एनपीओ, चैप्टर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एंड चैप्टर नंबर 11 जो कि कंपनी अकाउंट्स है, जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर, ये सब है। जो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है लेकिन वो भी ईजी है, बट थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं है। बट उसके बाद बचेगा आपका चैप्टर नंबर 10 बचेगा जो कि पार्टनरशिप और एलएलपी का। वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो उसको एंड में करना, पहले मत करना, क्योंकि वो लेंदी है लेकिन आपने करा हुआ है तो उसमें ज़्यादा बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके ऊपर ध्यान देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर लेने चाहिए। एंड बाकी चैप्टर्स के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनको छोड़ के जाना, उनको भी अगर आपके पास एंड में टाइम मिल जाता है अच्छा खासा तो उनको आप कवर करके बिल्कुल जाना। एंड आप में से अब बहुत लोग पूछेंगे कि ना भैया थ्योरी का क्या करना है, थ्योरी कैसे करनी है। तो यार थ्योरी आपके लिए मैं बोलूँगा कि स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल है आईसीआई का उससे ही पढ़ो, वही सबसे बेस्ट है। एंड यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, उसको देख सकते हो आप। लेकिन मैं बोलूँगा कि थ्योरी पे इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो इतना ज़्यादा वेटेज उसमें रहा नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिकल पे पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस लॉ की। तो बिजनेस लॉ यार थोड़ा नया सब्जेक्ट होता है सीए फाउंडेशन के अंदर, एंड बच्चों ने पहली बार इसको पढ़ा होता है तो पहली पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे इसको कवर करना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें भी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बता दूंगा, जैसे थोड़ा बहुत आपको हो जाएगा कि हाँ ये कर लेते तो इजीली आपका कवर हो जाएगा बिजनेस लॉ भी। बात करें अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लाइक मैं आपको बात करता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 हो गया जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, अराउंड 20-25 मार्क्स का ये कवर करता है एग्जाम। एंड देन उसके बाद आप कर सकते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बाद आप कर सकते हो पार्टनरशिप एक्ट, एंड उसके बाद कंपनीज एक्ट। ये कुछ चैप्टर्स है जो कि आप अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 to 65 मार्क्स का एग्जाम में। एंड इन सब चैप्टर्स को करने के बाद जो चैप्टर्स आपको करने हैं वो है चैप्टर नंबर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चैप्टर नंबर 5 जो कि है एलएलपी, चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये चैप्टर्स भी अराउंड 30 to 35 मार्क्स के वेटेज के होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको छोड़ के बिल्कुल मत जाना एग्जाम में। कहीं आप सोचो कि चार जो चैप्टर बताया मैंने जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, सिर्फ इनको कर जाओगे तो काम बन जाएगा नहीं भाई। जो बचे हुए 3 चैप्टर है उनको भाई अच्छे से करके जा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग यार बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो मैं बोलता हूँ कि नॉन मैथ्स हो या फिर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल स्किप करके मत जाना, एक भी चैप्टर उसमें छोड़ के मत जाना, क्योंकि 20 में से 20 नंबर बच्चे स्कोर करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर और ये फ्री के नंबर होते हैं एक तरीके से।
तो लॉजिकल रीजनिंग तो बिल्कुल ही आसान है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि होता है जो चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स का, एंड चैप्टर नंबर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर अकेले 30 नंबर के आसपास वेटेज कवर करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप बिल्कुल छोड़ के जाने की गलती मत करना है एग्जाम में। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के पोर्शन की, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स है उसको आप अच्छे से कवर कर लो, जो कि है चैप्टर नंबर 4 रेशियो, चैप्टर नंबर 2 प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर 5 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये ऐसे 5 चैप्टर है जो आप आसानी से कवर कर सकते हो मैथ्स के अंदर, और ये इजी भी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्ट। तो मैं बोलूँगा कि आप नॉन मैथ्स अगर स्टूडेंट हो तो आप ये सब करके जाना, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो बचे हुए चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि फोर्थ पेपर होता है इकोनॉमिक्स का। या पहले क्या करता था आईसीआई, पहले बीसी के भी इन्वॉल्व करता था, इकोनॉमिक्स के साथ बीसी के होता था जब मैंने फाउंडेशन पेपर किया था तब। लेकिन अब जो इंटर का सिलेबस होता था, पहले जो नई स्कीम आई है उससे पहले जो इंटर का सिलेबस था उसमें जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था अब वो उठा के आईसीआई ने फाउंडेशन में डाल दिया है। तो उससे कई ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो चुका है इकोनॉमिक्स के अंदर, और लेंथी सिलेबस हो चुका है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे अब आपको कवर करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करके जाने ही जाने हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड यार इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली नहीं है, बट एक डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि आप 12th में डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के पेपर दे के आए हो और यहाँ पे एमसीक्यू ओरिएंटेड आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी, तो ये एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। बट आप रिवाइज करते जाओगे, उसी वे में रिवाइज करोगे तो वो भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको इतना बर्डन फील नहीं होगा क्योंकि रिलेटेड कंटेंट ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपने 12th में आराम से पढ़ रखा होगा, वही कंटेंट आपको सी फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स सिलेबस में जस्ट लाइक अकाउंट्स के सिलेबस में होना वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि हमको प्रायोरिटी बेसिस पे करके चलने चाहिए अभी से एग्जाम्स के लिए। तो चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, और चैप्टर नंबर 5 नेशनल इनकम। ये दो ऐसे चैप्टर्स है जो अकेले 28 से 30 नंबर का वेटेज कवर करके चलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दो चैप्टर को आप अच्छे से करके चले जाना, और इनको छोड़ के जाने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि 28 से 30 मार्क्स आप घर पे छोड़ के चले जाओगे अगर इनको छोड़ने चले गए तो। एंड ये दो चैप्टर करने के बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 2 जो कि हो गया डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट, चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 8 मनी मार्केट, एंड चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो 12th के अंदर, 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ये सारे चैप्टर पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। और अगर मैं सच बताऊँ ना, इन चैप्टर्स का वेटेज अराउंड एंड अराउंड 50 to 55 मार्क्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत ही फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से करके चले जाते हो तो। एंड अगर आपके दिमाग में ये सवाल है ना कि यार मैंने अभी तक क्लासेस अच्छे से नहीं ली है, या फिर मैंने क्लासेस ही नहीं ली है, या फिर मेरे को किसी भी टॉपिक में डाउट है, या फिर किसी सब्जेक्ट में डाउट है, तो मेरे को कौन से फैकल्टी की वीडियो देखना चाहिए, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि मैंने अपने सीए फाउंडेशन के टाइम पे कौन से फैकल्टीज की वीडियोस को रेफर किया था। एंड उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो उस वीडियोस को। एंड अब बात करते हैं जो लास्ट 90 डेज की स्ट्रेटेजी है वो क्या होने वाली है। तो यार देखो 90 डेज में से अगर 10 दिन जो है लास्ट के 10 दिन वो एक बार साइड में हटा देते हैं अपन, तो बचे हमारे पास 80 डेज। अब आपको बचे हुए 80 डेज में क्या करना है, जो आपकी स्टार्टिंग की 35 या 40 डेज है ना, उसके अंदर आपको जो बचा हुआ पोर्शन है आपके स्टडीज़ का उसको कंप्लीट करना है, 100% तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि कोई भी ऐसा नहीं हो कि आपने कोई टॉपिक्स छोड़ दिया या ये सब्जेक्ट अच्छे से ये चैप्टर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, 100% कवर करना है। आपके पास 35-40 डेज जो है स्टार्टिंग के 80 डेज में से, उसमें 35-40 डेज में आपको सब कुछ कवर करना है। और ये 35-40 डेज बहुत सफिशिएंट है अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है। तो जो बचे हुए 35 to 40 डेज है आपके पास, जो सब कुछ करने के बाद उसके बाद उसमें आपको क्या करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करना है। 100% सिलेबस को लेके चल रहा हूँ मैं, 100% सिलेबस सारे सब्जेक्ट का 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करना है। अगर इससे ज़्यादा कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 2 से 3 बार तो करना ही करना है मिनिमम। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 2 से 3 मॉक टेस्ट भी लगाना है, फुल मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। उससे क्या होगा, स्पीड मेंटेन होगी एग्जाम्स के लिए। सारे क्वेश्चंस आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी कि हाँ मेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस अप्रोच से करना है, और कॉन्फिडेंस ही बूस्टअप हो जाएगा अगर मेंटेन करके चलोगे स्पीड को। एंड अब मेन बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग लास्ट के 10 दिन है उसको साइड हटा दो, तो उन 10 दिन में क्या करना है उसकी बात अब करते हैं। जो लास्ट के 10 से 12 दिन होते हैं यार, सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ये एग्जाम्स के लिए, चाहे किसी ने पहले से पढ़ाई करी हो नहीं करी हो। अगर वो लास्ट के 10 से 15 दिन में अगर पढ़ाई कर लेता है अच्छे से, तो वो भी फोड़ के आ सकता है एग्जाम में। तो मैं बात करता हूँ कि 10 दिन में करना क्या है लास्ट में।
तो लास्ट में अपन को मैंने जैसे सी इंटर्स की वीडियो में बता रखा है कि मैं क्या करता था एग्जाम्स के लास्ट के 10-12 दिनों में रिवर्स स्टडी करता था। रिवर्स स्टडी टेक्निक मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस कर रखे हैं, आप देख सकते हो जाके। तो उसमें रिवर्स स्टडी टेक्निक में क्या करना होता है, जैसे आपका लास्ट पेपर है इकोनॉमिक्स का, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको 2 दिन। उसके बाद अगर आपका थर्ड पेपर है, सेकेंड लास्ट पेपर, मैथ्स एनआर और स्टैट्स का, तो थर्ड डे और फोर्थ डे आपको मैथ्स स्टैट्स एनआर पढ़नी है, फिर लॉ पढ़ना है, फिर अकाउंट्स पढ़ना है। बहुत लोग पूछेंगे कि भैया रिवर्स स्टडी टेक्निक से होना क्या है, भाई होना क्या है, फ़ायदा क्या होगा इसका। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो 80 दिन मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग के 80 दिन, उसमें ऑलरेडी 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे हर सब्जेक्ट को। और अगर आप 10 दिन पहले, एग्जाम में 10 दिन पहले अगर रिवर्स स्टडी टेक्निक अप्लाई करोगे, तो आप सबसे पहले पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स को पढ़ते ही आपका वो तीसरी बार रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही सेम मैथ्स के लिए हो जाएगा, सेम लॉ के लिए हो जाएगा। तो 2-2 दिन हर सब्जेक्ट को अप्लाई कर दोगे, और 4 दिन जो बाकी रह जाएंगे एग्जाम से पहले 4 दिन, उसमें अच्छे से अकाउंट्स पढ़ लेना। अकाउंट्स पढ़ लेना, और अकाउंट्स या पहला पेपर है तो वो अच्छा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सही से टाइम एलोकेट भी आप कर पाओगे रिवर्स स्टडी टेक्निक से। एंड यार मैं टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मैं अपने फाउंडेशन की जो अकाउंट्स और लॉ की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ है उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको किसी को भी उसको रेफर करना है तो आप कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कैसे प्रेजेंटेशन आपको रखना है एग्जाम में। एंड आप देख सकते हो कैसे प्रेजेंट किया था मैंने अपने आंसर्स को, तो वो भी एक तरीके से हेल्पफुल होएगा आपके लिए। तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो और उन सर्टिफाइड कॉपीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो। यस, 100% स्टडीज़ के बाद रिवीजन करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं ना कंपाइलर्स जो है सी फाउंडेशन के लिए कंपाइलर, जिसमें RTP, MTP, PYQs सब कुछ कवर है, वो कंपाइलर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा आज ही। तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे उसमें से ही पिछले क्वेश्चंस या RTP MTP से ही क्वेश्चंस उठ के आने हैं। तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एंड जाते जाते यही बोलूँगा कि यार 90 डेज सुपर सफिशिएंट है CA फाउंडेशन क्रैक करने के लिए, CA फाउंडेशन में 25 क्रैक करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, लगे रहो, जी जान लगा दो, और अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम्स के लिए। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने बाकी दोस्तों के साथ जो कि CA फाउंडेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।